नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के जेजू आइलैंड आर्क के बारे में। एक ऐसा इंसिडेंट जो ना सिर्फ सीरीज़ के हिस्ट्री को बदल के रख देता है बल्कि सन जिन हो के लिए भी बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और सारे फैंस के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा आर्क जिसमें हम देखेंगे कैसे एक गेट ने पूरे एक आइलैंड को ही बदल के रख देता है। ये जेजू आइलैंड आर्क हमें ये भी बताता है क्यों गेट्स को क्लोज करना और उस पर हंटर्स का हंट करने जाना जस्टिफाइबल है। वरना अगर एक डंजन आउटब्रेक होता है तो क्या हो सकता है, उस एरिया की उसके आसपास का सिचुएशन क्या हो सकता है, वो ये आर्क बेखूबी से बताता है। तो 4 साल पहले जेजू आइलैंड पर एक एस रैंक गेट ओपन हुआ था। उस वक्त कोरियन एस हंटर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए गेट को क्लोज नहीं कर पाए थे। इसके वजह से गेट एक डंजन ब्रेक में बदल गया जिससे हज़ारों कोरियन सिविलियंस की जान गई और आइलैंड एक ऐसी वेस्टलैंड बन गई जहां इंसानों के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। पूरा का पूरा आइलैंड डिजर्टेड हो गया और वहाँ पे एंट्स ने अपना नेस्ट बना दिया। एंट्स मॉन्स्टर का पूरा दबदबा हो गया था वहाँ पे। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अभी टाइम है स्पॉन्सर्स का, जो नहीं है क्योंकि तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो और घंटे को भी बजा दो जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे मुझे स्पॉन्सर्स मिल सके। तो सब्सक्राइब करके आ गए, बढ़िया। सब्सक्राइब करने के लिए और घंटा बजाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो की रुकावट के लिए खेद है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगले 3 साल तक कोरियन गवर्नमेंट ने जेजू आइलैंड पर 3 अलग अलग सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशंस लॉन्च किए, लेकिन कोई मिशन सफल नहीं हो पाया। तीसरे रेड में युनस्योक, जो उनके सबसे प्रॉमिसिंग और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर्स में था, उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद गवर्नमेंट ने जेजू आइलैंड को रिक्लेम करने की कोशिश छोड़ दी, सोचते हुए कि एंट्स इवेंचुअली मर जाएंगे अगर उनका सप्लाई फूड ऐसे ख़त्म हो जाए। और क्योंकि वो एक डेजर्टेड और मेन लैंड से बहुत दूर का एक आइलैंड था तो वहाँ पे फूड सप्लाई कभी ना कभी तो शॉर्टेज होने वाली थी। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे अभी अटैक टीम्स को ना भेज के अपनी कैजुअलिटीज़ को कम करने के लिए उन्होंने जैसा है वैसे चलने दिया कि कभी ना कभी तो उनकी आबादी कम होगी और बढ़ते आबादी की वजह से उधर की रिसोर्सेज ख़त्म होगी और वो इनहेबिटेबल उनके लिए भी बन जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंट्स इवॉल्व करना शुरू कर दिए। इसका हिंट हमें पिछले इसमें मिल गया था। एनिमे के सीरीज़ के एपिसोड में जब चोजिंग का टीम जाता है एक रेड का प्लान करते हुए रेड मारने के लिए, तो उन्हें समुद्र में दिखता है कि एक विंग वाला एंट, तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि एंट्स इवॉल्व कर चुके हैं। उन्होंने विंग्स डेवलप कर लिए जिससे वो लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं। एक ऐसा इवोल्यूशन जो चीज़ें और भी कॉम्प्लेक्स बना दे जेजू आइलैंड के ऊपर, जिससे पूरे कम्युनिटी को पता चलने वाला है कि जेजू आइलैंड कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है। इसी सिचुएशन को देखते हुए जापान की ड्रॉ सॉर्ड गिल्ड, जो अपने देश की एक स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड्स है, उन्होंने कोरियन अथॉरिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करने का फैसला लिया। उनका प्लान था जापानीज एस रैंक हंटर्स को बेट की तरह यूज़ करना ताकि एंट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और जो इसी टाइम पे ओपनिंग मिलेगी उसमें फिर कोरियन के एस रैंक हंटर्स नेस्ट में घुसेंगे और क्वीन को मार देंगे। इस तरह से बनाया गया था जेजू आइलैंड का रेड पार्टी, जिसमें टोटल 16 एस रैंक हंटर्स शामिल थे। शुरुआत में तो रेड बहुत स्मूथली चल रही थी। जापानीज हंटर्स ने एंट्स के एफिशिएंसी को कंट्रोल किया और जैमर्स भी लगाए जिससे क्वीन बाकी वर्कर एंट्स को हेल्प के लिए बुला ना सके। कोरियन टीम ने क्वीन और उसके गार्ड्स को काफ़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। एक पावरफुल एंट जिसे एंट किंग के नाम से जाना गया, दोनों टीम्स के बीच में आकर सबकी वाट लगा देता है
और प्रॉब्लम इस बात की थी कि एंट किंग कुछ ही दिनों पहले हैच हुआ था अंडे से, तो उसका बोल सकते उसका जन्म कुछ टाइम पहले ही हुआ था, इसलिए ये उनके पास जो डेटा थे वो लास्ट इन रेज के हिसाब से ये प्लान बनाया गया था, इसलिए उन्हें एंट किंग के बारे में कुछ पता नहीं था, जो बैकफायर कर जाता है। इस इंसिडेंट में 16 में से आधे एस रैंक हंटर्स, जिसमें गोटो ryuji, मिन ब्यूंगू भी शामिल थे, उनकी तो मौत ही हो जाती है। ऐसे ही जापान अपना स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल कैंडिडेट एस रैंक हंटर गोतो ryuji को भी खो देता है। जब लग रहा था कि पूरा रेड फेल हो जाएगा, तब सन जिनूक ने वक्त पर पहुंचकर सिचुएशन को संभाल लिया। जिन्हू जब लोग रेड पे आए थे तब वो अपना डीमन कैसल आग को कंप्लीट करके आया था, पोशन लेके अपने मॉम को नींद से उठाया था, तो इसलिए वो लोग उधर ही बिजी थे। तो उसने उसके पहले रेड के पहले सारे टीम मेंबर्स को देख लिए थे कि 16 एस रैंक हंटर्स काफ़ी है एक रेड के लिए, इसलिए जिन्हू इस रेड टीम को ज्वाइन नहीं करता, लेकिन वो अपने साथ अपना शैडो आर्मी इनके साथ छोड़ देता है। जो दूर से इसने अभी ये सब कुछ देखा था और इसी के साथ वो अपने शैडो आर्मी के साथ एक्सचेंज कर लेता है। ये जिन्हू की एक ताकत है जिससे वो खुद ब खुद अपने आर्मीज़ के साथ, अपने शैडो सोल्जर्स के साथ किधर भी रहेगा वहाँ से वो एक्सचेंज हो सकता है, उसकी जगह पे वो पहुँच जाएगा, टेलीपोर्टेशन टाइप। जिन्हू जैसे ही जेजू आइलैंड पहुँचता है वो किसी को कुछ ना बोलते हुए पहले सबको हील करता है और उसी के साथ एंग किंग के साथ लड़ाई के लिए चला जाता है। इसी के साथ हमें दिखता है जिन्हू वर्सेस एंड किंग की एपिक बैटल, जिसमें कभी एंड किंग भारी पड़ रहा था, लेकिन एंड आते आते जिन्हू स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो उस पर भारी पड़ जाता है। ऊपर से वो शैडो मोनार्क है, स्पॉयलर्स, पर वो एक शैडो मोनार्क का वेसल है जो आगे चल के खुद शैडो मोनार्क बन जाएगा। अगर ये जानना है कि कैसे एंड किंग वर्सेस हंटर्स का फाइट हुआ था, उस पर अगर वीडियोस चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना। अगर जो अभी सीज़न चल रहा है उसमें मोस्ट प्रॉब्ली एंड किंग का जेजू आइलैंड आर्क ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए अगर इस सीज़न में उन्होंने ये सब कुछ आया और दिखा दिया तो उसके बाद वीडियो आएगी, अगर नहीं दिखाया तो तभी वीडियो अपलोड करूँगा। पर मैं चाहता हूँ कि वो सीन्स सीधा एनीमे में देखने मिले, तो अगर वीडियो फुल लेंथ चाहिए तो बता देना, बाद में बना देंगे। तो इसी तरह जिन्हू अकेले एंड किंग ख़त्म कर देता है और उसके साथ जो एंड से जो भागने की कोशिश करते हैं उसे शैडो आर्मी उसकी संभाल लेती है। जिन्हू का ये काम उसके आने के बाद कोरियन हंटर एसोसिएशन के लिए भी सिग्निफिकेंट हो गया। उन्होंने नाइट्स गिल्ड भेजा ताकि जेजू आइलैंड से एसेंस स्टोन्स कलेक्ट किए जा सके और इंश्योर किया जाए कि कोई भी एंड्स जिंदा ना बच गए हो। जेजू आइलैंड के रेड के इंसिडेंट ने ना सिर्फ कोरियन सोसाइटी में एक नेशनल हीरो सन जिनू का जन्म कर दिया, बल्कि उसकी फाइट वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट हुई और उससे सबको पता चल गया कि सन जिनू एस रैंक के भी ऊपर आता है। इसी के साथ वो एक नेशनल लेवल कैंडिडेट अब तक बन गया था, ये भी बोला जाता है, क्योंकि जो नेशनल लेवल होता है किसी भी कोई एक ही हो सकता है और वो एस रैंक से भी ऊपर आते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट अमोंग द स्ट्रॉन्ग। सो समझ लेता है उसका, अगर हम लोग एस रैंक इज जस्ट उसको मिलते हैं जिसका हम मैजिक काउंट नहीं कर सकते, उनकी एबिलिटी जान नहीं सकते, इसके लिए उसको स्पेशल टैग दिया। तो समझ सकते अगर हम लोग टैगिंग दे तो एस 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 रैंक वो बनता है नेशनल लेवल। तो सन जिनू नेशनल लेवल के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुका था। लेकिन कुछ कोरियन नेटिजन्स है जो ब्यूग्यू की मौत के लिए जिनू को ब्लेम भी किया था, लेकिन ओवरऑल जिनू को काफ़ी रिस्पेक्ट मिला। वो ब्लेमिंग इसलिए था क्योंकि जिनू इतना कुछ देखने के बाद एंट्री मारा था। जापान के लिए भी ये रेड बहुत इम्पैक्टफुल रहा। ड्रो सॉर्डगेल के 11 एस रैंक हंटर्स में से 7 की मौत ने पूरे गिल्ड के डायनामिक्स पावर स्ट्रगल्स को ही छेड़ दिया। वो उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड था उस नेशन का, लेकिन ग्योतोरुजी और बाकी के इतने सारे एस रैंकर्स के जाने के बाद जापान ने अपने एस रैंक्स भी खो दिए, नेशनल लेवल हंटर्स भी खो दिए, साथ ही उसका मिलिट्री पावर्स भी बहुत कम हो गए। इसकी वजह से एस रैंक का गेट अपीयर हो गया जापान में, तो ये उनके लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन्होंने एंड किंग से लड़ते वक्त इतनी पावर रिलीज की जिसके छोटे छोटे ट्रेसेस एशबॉर्न की पावर के रूप में रह गई, और ये ट्रेसेस
आने वाले बैडेस्ट मोमेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ट्रेसेस मोनार्क्स, रकान और सिलर्ट ने का ध्यान भी खींच लिया, जिन्होंने खुद जेजू आइलैंड पे विजिट किया ये देखने के लिए क्या ये सच में एशबॉर्न ही है, द शैडो मोनार्क, जिसका वैसे अभी संजीनू बन के घूम रहा है। और शायद यही वो क्लिफ हैंगर छोड़ेंगे सीज़न 2 के एंड में सीज़न 3 को हाइप करने के लिए। लेकिन जब तक ये शैडो मोनार्क्स नॉर्मल मोनार्क्स पहुँचते तब तक जिन्नू वहाँ से चला गया होता है, तो इसके लिए उन्हें नहीं। तो दोस्तों, ये थी जेजू आइलैंड की कहानी। इस इंसिडेंट ने ना सिर्फ एक इंसान की कहानी को बदल दिया बल्कि ग्लोबल स्केल पर पॉलिटिक्स और मिलिट्री इम्प्लीकेशन भी क्रिएट किए। आज भी यह आर्क पूरे फैंस के बीच में सबसे हाईएस्ट टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यही आर्क है जो बार सेट कर देता है सोलो लेवलिंग का कि इससे आगे क्या होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आपका क्या थॉट्स है और इस आयरॉनिक आर्क के बारे में भी बताइए अपने थियरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।